नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की तैयारी तो ये सेशन आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। क्यों बेटा? इसलिए क्योंकि हम MCQ बेस्ड के आधार पर आपके लिए ये पूरी सीरीज लेकर चल रहे हैं। आज हमारा यह सेकंड सेशन है। इसमें हम लोग जियोग्राफी खंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं और ये देखेंगे कि जियोग्राफी खंड के प्रश्न कैसे बनते हैं और कैसे हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब वैसे अभी जो हम स्टार्ट किए हैं, अभी हम ये थोड़ा सा आसान सेशन स्टार्ट किए हैं और इसके बाद धीरे 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 आपके लिए कठिन सेशन स्टार्ट होंगे। तो आज के क्वेश्चन थोड़ा सा इजी वे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन को खत्म करने के पहले। ठीक, भारत में मानसून पवनों के आगमन का प्रमुख कारण क्या होता है? पृथ्वी का घूर्णन बल, कोरियोलिस बल, स्थल समुद्र तापांतर या फिर जेट स्ट्रीम। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको जो मानसून पवनें आती हैं ना भारत के स्थल पर, वो क्यों आती हैं? ठीक, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि हमेशा जो समुद्र का जो है स्थानांतरण होता है स्थल और समुद्र का, उसके कारण ये हवाएं एक दूसरे की जगह पे चलती हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं गर्मियों में क्या होता है, जब गर्म स्थल होता है तो वहां पे जो है जल्दी गर्म हो जाती हैं हवाएं और एक निम्न दाब का क्षेत्र बना देती हैं। जब निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा तो कहीं ना कहीं जो समुद्र की तरफ से है वहां ठंडा जो रहता है, तो वहां क्या है, उच्च दाब है, तो वहां से हवाएं निम्न दाब की ओर जो है खींची चली जाती है। ठीक, यही सबसे बड़ा कारण है कि जो पवनें चलती हैं जो आपके समुद्र से स्थल की ओर, उसका यही कारण। जैसे दक्षिण पश्चिमी मानसून हो जाता है, ठीक, वो सब यही आता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थल समुद्र तापांतर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है? गंगा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या फिर कृष्णा नदी? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो नर्मदा नदी है, ठीक, यह भ्रंश घाटी में बैठी, रिफ्ट वैली में बैठी और बिंदु व सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक, जैसे ये यहाँ पे गिरती है तो यहाँ पे और यहाँ पे आपकी कौन सी बिंदु और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, या पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। ठीक, और कहीं ना कहीं ये नदी नर्मदा हो गई, इसके अलावा ताप्ती, दोनों भ्रंश घाटी की नदियां हैं। दोनों को बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो ये किए और ताप्ती दोनों को याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है या फिर आंध्र प्रदेश है बेटा? तो यहाँ पे याद रखिएगा, कॉफी उत्पादन के बारे में पूछा तो जो कर्नाटक है ये भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक जो है राज्य है। यहाँ की जलवायु, वर्षा और मिट्टी जो है काफी उत्पादन के लिए ही उपयुक्त है। ठीक, इसलिए इसे आपको याद रखना है। चलते अगले क्वेश्चन पे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। ठीक, तो 6 राज्य हैं, 7 राज्य हैं, 8 राज्य हैं या फिर 9 राज्य हैं? तो बेटा यहाँ पे याद रखना है कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब अगर ये पूछ ले कि 8 राज्य कौन से हैं, ठीक, तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है गुजरात से। ठीक, इसके बाद राजस्थान हो गया, इसके बाद आपका मध्य प्रदेश हो गया, ठीक, इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो गया, इसके बाद आपका झारखंड हो गया, इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक, इसके बाद आपका त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम हो गया। ठीक, तो टोटल कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, इसलिए इसे आपको याद रखना है। ठीक, क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अनाईमुडी है, धूपगढ़ है, गुरु शिखर है या फिर नंदा देवी है? कहाँ का बेटा पूछ रहा है? तो पश्चिमी घाट जो वेस्टर्न जो है घाट है उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना, जो अनाईमुडी है, ठीक, अनाईमुडी ही सबसे ऊंचा शिखर है। ये कहाँ पे स्थित है अगर ये पूछता है तो ये बेटा आपका केरल में स्थित है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करते हैं कि कितनी ऊंचाई है, तो ये 2695 ठीक मीटर ऊंचा है। और अगर बात करते हैं पर्वत श्रृंखलाओं में, तो कहीं ना कहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पश्चिमी घाट में स्थित है और सबसे ऊंची है, तो इसे याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? गेहूं के लिए, धान के लिए, कपास के लिए या फिर जूट के लिए? तो बेटा जो काली मिट्टी की बात कर रहा है तो ये कपास के उत्पादन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी मिट्टी को और भी किसी नाम से जाना जाता है। वो कौन सी मिट्टी है? उसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक, इसमें क्या है, जो नमी होती है, नमी बहुत धारण करता है।
ठीक, नमी धारण की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर? ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? ठीक, यही तो अभी हम लोगों ने किया है, कपास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पठार प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा नहीं है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या फिर तिब्बती का पठार? तो यहाँ पे ये याद रखना है कि जो आपका तिब्बत का पठार है बेटा, तिब्बती पठार जिसे कहा जाता है, ये भारत के बाहर स्थित है और एशिया का अगर बात करें सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। ठीक, कौन सा? तिब्बत का पठार। ठीक, इसे छत के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। भारत का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी, मासिनराम है, कोहिमा है या फिर शिलांग है? तो यहाँ पे याद आपको ये रखना है कि जो बेटा मासिनराम है, ठीक, ये कहाँ पे स्थित है बेटा? ये मेघालय में स्थित है, मेघालय में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ठीक, पहले कौन सा था? पहले चेरापूंजी था, लेकिन अब मासिनराम हो गया है। ठीक, इसलिए याद रखिएगा, ये नवीनतम आंकड़ों के आधार पर है। ठीक, यहाँ पे क्या है, गारो खासी जयंतिया जो है यहाँ पे पहाड़ियां पाई जाती है, उसी के बीच में हवा फंस कर और वहीं पे वर्षा करा देती है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हिमालय का सबसे युवा पर्वत तंत्र क्यों माना जाता है? कम ऊंचाई के कारण, ज्वालामुखी क्रिया के कारण, नियंत्रण मोड़ प्रक्रिया के कारण, अपरदन की कमी के कारण। देखिए क्यों युवा, यंग की बात कर रहा है कि कौन सा यंगेस्ट माउंटेन है, तो क्योंकि इसका निर्माण अभी अभी शुरू हुआ है, इसीलिए। मतलब किस लिए? तो निरंतर जो मोड़ की प्रक्रिया है जो अभी भी चल रहा है, इसका अर्थ ये होता है कि ये निर्माण की प्रक्रिया में अगर अपरदन शुरू हो जाएगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा, तब तो मान लीजिए स्थिर हो चुका, अब अपरदन होने लगा, लेकिन ये क्या अभी भी बन रहा है, फोल्डिंग अवस्था में, प्रक्रिया में। तो इसीलिए ये सबसे युवा जो पाया जाता है। अगर ये बात करते हैं इसकी जगह पे, पहले टेथिस सागर पाया जाता था, बाद में क्या होता है, यहाँ पे पर्वत का निर्माण हो गया। भूकंप की अगर बात करते हैं, यहाँ पे अधिकता ज्यादा है, इस जोन में भूकंप जोन को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो लगातार घर्षण हो रहा है, तो इसी वजह से भूकंप भी इस क्षेत्र में ज्यादा थे। चलते अगले क्वेश्चन पे हम। निम्न में से कौन सा खनिज मुख्यतः भारत के ओडिशा में पाया जाता है? तांबा पाया जाता है, अभ्रक या फिर बॉक्साइट या फिर लोहा? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो आपका लोहा है, ये जो है भारत के ओडिशा में सर्वाधिक पाया जाता है, लौह अयस्क। ठीक, ये क्या है, जैसे मयूरभंज यहाँ का है कि ओरछा क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा लौह अयस्क के लिए ही प्रसिद्ध है। चलते अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? महानदी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या फिर गोदावरी डेल्टा? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ये सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का क्या कहें, ये विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में फैला हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंग्रोव जो वन होते हैं वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, भारत का पूछे या फिर विश्व का पूछे, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, यही सही होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। मानसून की वापसी भारत में किस माह में प्रारंभ होती है? जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में या फिर अक्टूबर में? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो सितंबर माह होता है, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सितंबर में शुरू हो जाती है और उत्तर पश्चिम मानसून पीछे हट जाता है। ठीक, इसे उत्तर पूर्व मानसून के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? चलते अगले क्वेश्चन पे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, गंगा नदी जो है सबसे बड़ी नदी है। अगर ब्रह्मपुत्र आपके दिमाग में आ रहा है, वो नहीं सही होगा, क्योंकि उसका अधिकांश हिस्सा भारत के बाहर रहता है, इसीलिए आपको इसमें गंगा नदी को ही सही करना है। ठीक, क्योंकि ये भारत की सीमा के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी हो जाती है। ठीक, अगर वो ऐसे बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र तो लंबी और विशाल है, लेकिन वो भारत में इसकी लंबाई गंगा से कम होती है। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन पे। शीत मरुस्थल कोल्ड डिजर्ट भारत में कहाँ पाया जाता है? थार में, लद्दाख में, कच्छ में या फिर मालवा के क्षेत्र में? तो बेटा ये आपको कोल्ड डिजर्ट की बात कर रहा है, तो लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है। कहीं पर भी अगर वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है, ठीक, किससे?
25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो रही है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हम डिजर्ट कहा जाता है, चाहे वो शीत डिजर्ट हो चाहे वो कोल्ड डिजर्ट हो, क्योंकि वहां पे बारिश की मात्रा 25 सेंटीमीटर वार्षिक से कम हो रही है, इसीलिए इसे कहा जाता है। ठीक, ये हिमालय के वरिष्ठ छाया क्षेत्र में स्थित है। और अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वर्षा कम होती है तो तापमान अत्यधिक ठंडा आपका लद्दाख में बना रहता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। भारत में जूट की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है, ठंडी व शुष्क, गर्म व आर्द्र, ठंडी व आर्द्र, गर्म व शुष्क। तो यहाँ पे बेटा आपका कौन सा सही हो जाए, गर्म और आर्द्र जो जलवायु होती है ये जूट की खेती के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। जो गंगा का डेल्टा क्षेत्र है, ठीक, खासकर पश्चिम बंगाल हो, वो जूट के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध आपका हो जाता है। क्लियर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा आज का प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सागर भारत के पश्चिम में स्थित है, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, अरब सागर, लाल सागर। तो बेटा इसका आंसर हम आपका इंतजार करेंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हम चलते हैं देख लेते हैं जो हमने कल आपसे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर क्या होगा। हमारा प्रश्न था हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। ठीक, कालिदास थे, हरिशंकर थे, बाणभट्ट थे या फिर अश्वघोष थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना जो आपके बाणभट्ट हैं ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, उन्होंने हर्षचरित, ठीक, यहाँ पे याद रखिएगा हर्षचरित, ठीक, इसके अलावा कादम्बरी, कादम्बरी, ठीक, इन दोनों की रचना की है। किसने, बाणभट्ट ने। तो इसलिए आपको इनको भी याद रखना है। कहीं ना कहीं बात करते हैं उस समय का जो इतिहास था, उस समय के इतिहास की बहुत जो है तत्कालीन जानकारी इन साहित्यों से प्राप्त होती है बेटा। ठीक है, तो ये इतना आज का हमारा सेशन था। अब एक चीज और यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हमने आपके लिए शेड्यूल बना दिया है। आपका जो सोमवार को चलेगा, सोमवार को इतिहास खंड चलेगा, मंगलवार को आपको भूगोल चलेगा, बुधवार को जो है आपका राज्य व्यवस्था चलेगी, गुरुवार को आपको अर्थशास्त्र चलेगी, शुक्रवार को आपकी विज्ञान चलेगी, शनिवार को आपका स्टैटिक जीके और रविवार को भी आपकी स्टैटिक जीके ही रहेगी। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। आप बात करते हैं कि कल की क्लास क्या रहेगी, तो कल की क्लास का यहाँ पे साइन दिया गया है, आपकी राज्य व्यवस्था की रहेगी तीसरी नंबर क्लास। ठीक, इसी तरह से ये आपका आगे बढ़ता रहेगा। ये हर एक क्लास में आपका लगे हुआ रहेगा, सबसे लास्ट में उसे आप देख लीजिएगा। ठीक, डेली डेली हम आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताएंगे। ठीक, तो आज की क्लास में हम इतना ही लगते हैं। ठीक, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक, और लगातार कमेंट जरूर से जरूर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।